तो जरूरी नहीं वो उसी हथौड़े से गिरी थी। गुलामी की उस दीवार पर पहले कई चोटें लग चुकी थी, पहले कई हथौड़े लग चुके थे। अंतिम हथौड़ा जो गांधी और नेहरू ने मारा था, तो जरूरी नहीं है आजादी उन्होंने दिलाई। बजाओ ताली। उससे पहले लाला लाजपत राय, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उस गुलामी की दीवार पर पहले कई चोटें मारी थी, पहले कई हथौड़े मारे थे, तब जाकर के वो दीवार कमजोर हो पाई और तब कहीं जाकर के हमें आजादी मिली। और मेरी प्यारी सज्जनों, मेरी माताओं, कुछ भी करने के लिए त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के कोई भी व्यक्ति आगे, जल्दी बोलो, नहीं बढ़ता है। अच्छा बताओ, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या हमारी युवा टीम ने त्याग नहीं किया गया? अरे अपने घर को छोड़ा, अपनी नींद को छोड़ा, भोजन को छोड़ा, रात दिन ये कार्यक्रम हिट कैसे हो लगे रहे, त्याग किया। ओ मेरी माताओं, अब रात को सुनने के लिए आती हो तो क्या आप अपनी नींद का त्याग नहीं करती? क्या करते हो ना? नींद का त्याग किया। कुछ भी नया या अच्छा करने के लिए या इतिहास रचने के लिए व्यक्ति को भीड़ का हिस्सा नहीं, मेरी माताओं, अलग चलना होता है। और उसी अलग रास्ते पे चल दिया था वो वीर जिसने नारा दे दिया था, तुम मुझे खून दो। अरे आगे की लाइन बोल दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? बेटा रख दो, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस मंच पे नहीं आना। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अच्छा बताओ, नेताजी ने त्याग किया या नहीं किया? जल्दी बोलो। त्याग किया था मेरे आर्यों, और कैसा त्याग किया था? आज कोई व्यक्ति छोटी सी नौकरी देश के लिए, राष्ट्र के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अरे कौन सी नौकरी को ठोकर मारा था मेरे नौजवान साथियों, बता दो जरा। आज जिस नौकरी को पाने का हर नौजवान का सपना होता है, अरे कौन सी नौकरी? उस कलेक्टर की, उस डीएम की, उस आईएएस की नौकरी को ठोकर मार दी थी अपने देश के लिए उस नौजवान ने। सन 1920 में आईएएस, जिसे इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है, लंदन से नेताजी ने अपने घर पत्र लिखा, अपने पिताश्री को पत्र लिखा, और उस पत्र में क्या लिखा? पिताजी, दुर्भाग्य से मैंने ये अफसर बनूंगा या नहीं बनूंगा ये मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं भारत माता की सेवा और ब्रिटिश सरकार की सेवा दोनों को एक साथ नहीं कर सकता। मुझे जल्दी ही कोई फैसला लेना पड़ेगा। और अपने पिता को पत्र लिख करके भारत मंत्री मॉन्टेग्यू से मिल करके इस आईएएस की नौकरी को ठोकर मार दी थी मेरे नौजवान साथी। मॉन्टेग्यू ने इनको बहुत समझाया कि नौकरी छोड़ दी, ये गलत कर रहे हो, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी तय कर चुके थे। सर विलियम्स ड्यूक ने इंडिया ऑफिस से नेताजी के पिताजी को पत्र लिखा, बोले अपने बेटे को समझाइए, ये नौकरी ऐसे वैसे लोगों को नहीं मिलती है, बड़ी मेहनत करने के बाद मिलती है। ओ मेरे प्यारे सज्जनों, सर विलियम्स ड्यूक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से कहा, अरे सुभाष जी एक बात बताओ, अगर नौकरी छोड़ दोगे तो रोटी का क्या करोगे? गर्व महसूस होगा आपको जो नेताजी ने शब्द कहे थे मेरे आर्यों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, श्रीमान, मैंने बचपन से 2 आने रोज में गुजर करने की आदत डाल रखी है, अरे 2 आने तो मैं पैदा कर ही लूंगा। वो नौजवान, ओहो, और आगे चल करके क्या हुआ? इतिहास को पढ़ा करो कभी कभी। एक ही व्यक्ति से मिलने की इच्छा थी और वो जानते थे यदि देश आजाद हो सकता है तो मुझे उस महान आत्मा से मिलना होगा। और नेताजी की इच्छा किस व्यक्ति से मिलने की थी? कोई बताइए, जल्दी बोलो। एक नाम था, जर्मनी के अंदर एक जर्मनी का तानाशाह था जिसका नाम था
क्या नाम था? हिटलर तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को मैं सच में अपना हारमोनियम गिफ्ट कर दूंगा जो हिटलर का पूरा नाम बता देगा, जो हिटलर का पूरा नाम बता देगा। ये भी जर्मनी लीड का हारमोनियम है, ये आपको दे दूंगा। और नहीं तो नया हारमोनियम आप मुझे दे देना, मैं बता दे रहा हूं। उस हिटलर का नाम था, नोट कर लेना, एडोल्फ हिटलर। क्या था? गूगल करके देख लेना, एडोल्फ हिटलर। ये भाई साहब गूगल करने में लगे पड़े हैं, अब हारमोनियम मिलने वाला नहीं, अब तो हो गया। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। और बहुत जुगत लगा करके, बहुत जुगाड़ लगा करके और परम पिता परमात्मा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं नेताजी, और सोच रहे हैं, हे परम पिता परमात्मा, बस एक बार हिटलर जी का अपॉइंटमेंट मिल जाए, मैं एक बार उनसे मिल लूं, फिर भारत माता को आजाद होने में देर नहीं लगेगी। बहुत जुगाड़ लगा करके नेताजी कहां पहुंच गए? जर्मनी पहुंच गए और बैठे हैं ड्राइंग रूम में मेरी माताओं, और इंतजार कर रहे हैं किसका? हिटलर का इंतजार कर रहे हैं। मन में ईश्वर के प्रति भाव है, प्रार्थना है, बस एक बार मिलना हो जाए। और जब ड्राइंग रूम में बैठे थे नेताजी, तो एक 6.5 फीट का नौजवान यूनिफॉर्म पहन करके आया और आकर के नेताजी के सामने आकर के कहा, हेलो, आई एम हिटलर, बताइए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? नेताजी ने कहा, नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है, मैं भारत से आया हूं और मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। बुद्धि के दीवाने हो जाओगे नेताजी के आप। लोगों ने कहा ये हिटलर ही तो है, बोले ना, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। इतने में वो व्यक्ति चला गया, फिर हूबहू दिखने वाला दूसरा व्यक्ति आया और आकर के कहता है, हेलो, आई एम हिटलर, बताइए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? नेताजी ने कहा, नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र बोस, मैं भारत से आया हूँ और मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। मेरी बहनों, आप सोच रही होंगी ये क्या माजरा है? तो माजरा ये है, ये जो एडोल्फ हिटलर था, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत पावरफुल व्यक्ति था और तानाशाह था जर्मन का। लेकिन मेरी माताओं और मेरे प्यारे सज्जनों, जितने भी बड़े लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, उनको अपनी मौत का उतना ही, जल्दी बोलो, उतना ही डर होता है। इसलिए हिटलर ने क्या किया हुआ था? अपने जैसा हूबहू दिखने वाले 2-3 लोगों को अपने ऑफिस में रखा हुआ था। सारी दुनिया में वो डुप्लीकेट ही सारा काम करके आ जाया करते थे और लोगों को लगता था हिटलर आए हैं, और असली हिटलर अपने ऑफिस में ही बैठा रहता था। इतना डरता था वो हिटलर। जब कह दिया मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, जब असली हिटलर तक ये बात पहुंची, आश्चर्यचकित हो गया मेरी माताओं। और असली हिटलर सोच रहा है, ये क्या माजरा है? आज तक दुनिया में मुझे कोई पहचान नहीं सका है। अरे ये कौन व्यक्ति है जो हिटलर को पहचान ले रहा है? भाई इससे तो चल के मिलना चाहिए। और जैसे ही हिटलर ने अपनी कुर्सी को छोड़ा और नेताजी की तरफ बढ़ा, तो डायरेक्ट नहीं गया, दूर खड़ा हुआ है और नेताजी को देख रहा है चोर नजरों से और सोच रहा है, ये आदमी पहचानता कैसे है? इसके पास में ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे ये पहचान रहा है? और इसी भावना को लेकर के हिटलर नेताजी के पास गया लोगों, और जाकर के कहता है, बताइए क्यों मिलना चाहते हो हिटलर से? क्या बात है, क्या काम है? और तभी मुस्कुराते हुए नेताजी खड़े हो जाते हैं और नेताजी कहते हैं, धन्यवाद श्रीमान, जो आज आपने मुझे मिलने का ये शुभ अवसर प्रदान किया। आश्चर्यचकित, दिमाग फेल हो गया हिटलर का। बोले अब पहचान गया, अब पहचान गया, बिल्कुल ठीक पहचाना, कोई गलती नहीं की। हिटलर ने कहा, भाई साहब बाकी बातें तो बाद में होंगी, पहले ये बता तूने मुझे पहचाना कैसे रे? दुनिया में आज तक कोई नहीं पहचान पाया, तूने मुझे कैसे पहचाना? तो देखो, बुद्धि हो तो ऐसी हो। नेताजी ने कहा, श्रीमान मैं ऐसे देश से आया हूं जो परतंत्र है। क्या है? जो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं।
और मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया था। मैं याचक बन के आपके लिए आपके घर में आया था और आपके अंदर वो गर्व मुझे महसूस नहीं हुआ। ये जो आपके डुप्लीकेट थे ना, ये पहले ही आकर के हाथ बढ़ा देते थे, हेलो आई एम हिटलर। बस मैं इसी बात से समझ गया कि जिस तानाशाह के सामने कोई बैठने की हिम्मत ना करता हो, वो हिटलर कभी भी पहले हाथ नहीं मिला सकता। क्या दिमाग था नेताजी का। वो हिटलर इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ मेरी माता। 4,500 सैनिक भारतीय जो अपनी कैद में किए हुए थे, उस हिटलर ने खुश होकर के किसको दे दिए? अरे जल्दी बोलो। याद रखना ये बात मैं कौन से सन की कर रहा हूं। ओ मेरे नौजवान साथियों, कौन से सन की बात हो रही है? ये हो रही है 1941 1942 की बात मैं कर रहा हूं। और उस समय हमारे देश के अंदर ज्यादा पढ़े लिखे लोग बोलो नहीं थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसा व्यक्तित्व था जो इंटरनेशनल अलायंसेस बिल्ड करते घूम रहे थे। आज कुछ लोग कह देते हैं मोदी जी विदेशों में घूम रहे, मोदी जी विदेशों में घूम रहे। अरे भाई, चाट पकौड़ी खाने के लिए विदेश में नहीं जाते हैं। अपना देश मजबूत कैसे होगा, ये अलायंसेस करने के लिए मोदी जी विदेश में जाते हैं। लेकिन इतना खुश हुआ वो हिटलर, वो कहता है देखो भाई, जर्मनी भारत से बहुत दूर है। क्या कहा? जर्मनी भारत से बहुत दूर है, लेकिन जापान एक्सिस पावर है। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी जापान में बात करा देता हूँ, जापान के प्रधानमंत्री से तुम्हारी मीटिंग करा देता हूँ। नेताजी ने कहा मानो किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो मेरे आर्यों। नेताजी ने कहा श्रीमान बहुत बहुत धन्यवाद। और हिटलर ने अपनी पर्सनल पनडुब्बी नौसेना की नेताजी के हवाले कर दी कि जाओ और अपना काम करो। और मेरी प्यारी माताओं, जब जापान पहुंचे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान एक पड़ाव तो पूरा हो गया, बस एक पड़ाव और बाकी है, फिर मेरी भारत माता को आजाद करने से कोई नहीं रोक सकता। और देखो दिमाग कहां से लेकर के आए नेताजी। जब प्रधानमंत्री के सामने बैठे हुए हैं तो देखो कहां से शुरू हुए। नेताजी ने कहा श्रीमान, जापान के प्रधानमंत्री से बोले श्रीमान एक बात बताओ, ये देश, ये जापान तो एशियाई लोगों का देश है। किसका देश है? क्योंकि नेताजी जानते थे जापान का सिंगापुर के साथ में झगड़ा चल रहा है। तो देखो कहां से बात निकाल करके लेकर के आए। बोले एशिया में, एशिया तो एशियाई लोगों का होना चाहिए, यहाँ बाहर के गोरों का क्या काम? जापान का प्रधानमंत्री कहने लगा भाई ये तो बात बिल्कुल ठीक है, एशिया तो एशियाई लोगों का होना चाहिए, बाहर के गोरों का क्या काम है? और अगला पंच मारते हुए कहा श्रीमान देखो, आपके देश में भी भगवान बुद्ध की पूजा होती है और हमारे देश में भी, जल्दी बोलो, भगवान बुद्ध की पूजा होती है। इस हिसाब से तो हम दोनों भाई भाई हो गए। वो प्रधानमंत्री इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, अगले ही दिन जापान के प्रधानमंत्री ने मेरी माताओं अपने संसद भवन में जाकर के अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत की आजादी की लड़ाई में जापान नेताजी सुभाष चंद्र के बॉस में है, नेताजी सुभाष चंद्र के साथ में है। सोचिए किस तरह से। और देखो युद्ध करने के लिए तैयार है जापान सिंगापुर। और किस तरह से कहा, जब जापान की सेना सिंगापुर पर अटैक करेगी तो नेताजी ने जापान के सैनिकों को मैसेज देना शुरू कर दिया। बोले जब भी तुम सिंगापुर की सेना पर बम फेंकोगे तो एक काम करना, पर्चे बंटवा देना। पर्चे क्यों बंटवा देना? क्योंकि अंग्रेजों की सेना में 85,000 सैनिकों में लगभग 45,000 सैनिक भारतीय थे मेरे आर्यों, भारतीय। उनको भी तो अपने साथ लेना था ना। बोले पर्चे बंटवा दो प्रत्येक बम के साथ में। और उस पर्चे पर क्या लिखवाया जाए? उस पर्चे पर लिखवाना कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों की गुलामी करते रहोगे, तुम भारतीय कब तक कटते रहोगे, पिटते रहोगे। और हिंदी में भी लिखवाया, तमिल में भी लिखवाया, अंग्रेजी में भी लिखवाया। और जब पर्चों पर लिखवा दिया, जापान की सेना ने बम के साथ में पर्चे फेंके तो वहां जो भारतीय सैनिक थे ना, उन्होंने उठा करके